10.3 के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे टोटल? 11 हो गए थे ना। हाँ 11 हो गए थे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आज क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आएगा ना। तो 12 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि 12 क्वेश्चन है क्या। ये अपने पास स्क्रीन है, या 10.3 चल रही है अपनी। तो ये रहा 10.3, यस 10.3 का ये है क्वेश्चन नंबर 11। देखो तुम्हारे पास स्क्रीन में दिख रहा होगा। 11 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 11 क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट, क्या कहता है देखो ये रहा क्वेश्चन 11, शो दैट, नहीं 11 तो हो गया अपना है ना। 12वां क्वेश्चन 12 क्या कहता है? ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक वेक्टर है और उस वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन उसी वेक्टर में कराएंगे तो जीरो आएगा, और ए का बी में कराएंगे तो भी जीरो आएगा, है ना। ऐसा इसने खुद दिया है, कंडीशन है। देन कहता है देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट बी, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूड करते हो आप? तो देखो एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यही बताया था मैं 12वां क्वेश्चन ना। तो देखो यहाँ पर समझना, हम लेट करते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं अपनी मर्जी से कोई लेट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, कैप आई माइनस का 2 कैप जे और प्लस का 3 कैप के, मैंने ऐसा लेट कर लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ करानी है, तो आप कहोगे ठीक है सर कराइए। ये हो गया कैप आई माइनस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के और डॉट प्रोडक्ट ऑफ कैप आई माइनस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। ओके, अभी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखो 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर जे के साथ जे की मल्टीप्लाई कराते हैं तो -2 के साथ -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो 1 और 1 दोनों पॉजिटिव है, 1 ही रहेगा। नेगेटिव नेगेटिव भी तो पॉजिटिव ही हो जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। कभी भी जीरो नहीं आ सकता, ये कभी भी कोई भी एक वेक्टर दे रखा होगा उसकी मल्टीप्लाई अगर उसी वेक्टर में दोबारा करा दी जाए तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर बना समझ लेना आप, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है, और वो सिचुएशन होती है कि जब वेक्टर ए जो है वो जीरो वेक्टर हो जाए, यानी कि जीरो कैप आई प्लस जीरो कैप जे प्लस जीरो कैप के। सिर्फ इस इकलौती सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव भी एक तरफ है तो वही नेगेटिव आपको दूसरी तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू रखनी है ना। तो हमेशा प्लस आ जाएगा, और जब प्लस आ जाएगा तो इसका मतलब वो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर ए की मल्टीप्लाई ए में कराएंगे, जैसे कि इसने बोला कि ए की मल्टीप्लाई ए में करानी है, तो ए की मल्टीप्लाई ए में कराएंगे तो वेक्टर ए की वैल्यू हम डिसाइडेड है कि हमें वेक्टर ए जो है वो जीरो वेक्टर मिलेगा। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 क्वेश्चन में जीरो वेक्टर। कैसे लिखूंगा दिखा देता हूँ मैं लिख के, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो कैप आई प्लस जीरो कैप जे प्लस जीरो कैप के। ऐसा तभी हो सकता है। अब दूसरी सिचुएशन में इसने कहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो बताओ बी क्या होगा, व्हाट इज बी? तो आपको पता लग गया, बी इज एनी वेक्टर, ये आंसर है। यानी कि कोई भी वेक्टर लिख लो, अगर जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ए तो पहले ही जीरो हो चुका है, अगर जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी वेक्टर की तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू एनी वेक्टर, ये आपका आंसर है। आपको समझ नहीं आया तो बता दीजिए। अजीब था लेकिन आसान था ना, आसान था भाई, सीधी सी बात है। वेक्टर ए की मल्टीप्लाई वेक्टर ए में कराई तो जीरो आया, वेक्टर ए की बी में कराई तो क्या आएगा? तो आपसे कहता है बी क्या होगा, तो भाई जब ए जीरो वेक्टर है तो बी तो कोई सा भी वेक्टर ले लो, बी इज एनी वेक्टर, है ना। नेक्स्ट 13 की बात करते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, इसने खुद बोला है ये सामने से कि यूनिट है, और यूनिट को देखते ही ना दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। अगर इन्हें बोला यूनिट है तो यूनिट है मतलब ऐसा है ना। आगे क्या बोलता है? सच दैट, इस तरीके से है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो, ये दे रखा है ऑलरेडी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट। तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे हम फाइंड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 13, ये रहा 13 क्वेश्चन।
ओके, इसमें क्या क्या दे रखा है, हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है भाई, किसने कहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और इसने और भी कुछ दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल हो गया, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आंसर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर आप स्क्वायर करते हो तो कैसे स्क्वायर करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, इसका भी स्क्वायर, इधर तो है वेक्टर बना सकते हो वेक्टर ए, इधर स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा ना। अभी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, रूल नहीं पता तो याद करो, देखो वेक्टर ए का स्क्वायर यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, प्लस का 2 वेक्टर बी डॉट सी प्लस का 2 वेक्टर सी वेक्टर डी ए इज इक्वल टू 0। तो क्या समझ में आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये रूल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, वो मैं दूर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा वेक्टर ए का स्क्वायर ऐसा भी तो लिखा जा सकता था, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। और आपको ये बात बताइए कि अगर दो वेक्टर एक साथ मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा सिचुएशन मैंने बता रखी है आपको, तो इसलिए मैंने मॉड्यूलस का स्क्वायर लिखा। अब वेक्टर ए का मोड कितना दे रखा है, इसने 1 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि आंसर आ चुका है आपका। कैसे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, एक एक एक, और यहाँ पर राइट में लेके जाएंगे, इसे हम लेके जाएंगे राइट में, तो आएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी और प्लस वेक्टर सी डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये लो जी मैंने डिवाइड कर दिया। तो किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए अभी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, इसी में मैं कहता हूँ इफ वेक्टर ए, ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इसने यूनिट ही बोला था ना, हाँ आर यूनिट वेक्टर, है ना, आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, है ना, एंड या फिर सच दैट, क्वेश्चन लिख रहा हूं दोबारा से, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से यूनिट वेक्टर है कि इन तीनों का सम क्या है, 0 के बराबर है। देन फाइंड वेक्टर, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, क्या एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना, ये क्वेश्चन है जो इसी से बना है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानना चाहिए आपको। क्या करना है देखो, इसमें सॉल्यूशन देखो। अभी आपसे कहता है ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, मुझे पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि इसने कह दिया ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर देते ही इसने बोल दिया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। अब प्रॉब्लम तो यहाँ क्या अटकती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, ओके, और इससे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। सी को राइट में ले जाएंगे, किसको राइट में ले जाएंगे, सी को राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर सी, ओके। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक तरफ तो मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और दूसरी तरफ मिलेगा माइनस का वेक्टर सी का स्क्वायर। तो इससे होगा क्या, देखो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी ना, यहाँ पर मुझे यही रखना था। अब मेरे को ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दे रखा है,
देन मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। नाउ ये दोनों को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -1/2। समझ में आ गया? थोड़ा शॉर्टकट कर दिया बट समझ में आ गया होगा। मेरे को डॉट प्रोडक्ट भी मिल गया, मेरे को दोनों के मैग्नीट्यूड तो पता ही है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2 डिवाइड बाय 1 इंटू में 1, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। पता लग गया ना आपको क्या करा है मैंने? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। 1/2 cos कितने डिग्री पर होता है? 1/2 cos होता है कितने पर? ये हो जाएगा cos π/3, है ना, 60 डिग्री पर होता है। तो 60 डिग्री पर होता है, कौन से क्वाड्रेंट पे है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पर cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो फाइनली हमारे पास एंगल आ जाएगा cos π-π/3 and this is cos theta is equal to cos 2π/3। तो एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B is equal to 2π/3। पेपर में ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो मैंने इसलिए यहाँ पर करा दिया। अगर B और C के बीच का एंगल पूछ लेता तो क्या नया करते? देखो जहां पर मैंने A और B को सॉल्व किया ना और C को राइट में, अगर BC का एंगल पूछ लेता तो A को राइट में ले जाते, AC के बीच का एंगल पूछ लेता तो B को राइट में ले जाते। ठीक है ना? एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, और एक इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट है, तो इसी क्वेश्चन में आपको करना कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड यही करना पड़ेगा, कोई राइट में नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़ो जरा क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है कि इफ इधर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 है। देखो 14 क्वेश्चन है, उस पर नजरें रखनी है आपको, 14 पर, है ना। वेक्टर ए, इसने कहा 14 क्वेश्चन में कि अगर वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है, वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर है, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 होता है। ये बात तो ठीक है। इसने कहा अगर ये दोनों 0 है तो ये भी 0 होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता 0 नहीं होगा। लगता है, लेकिन कहता है कि कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। कहता है बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं इसका कन्वर्ज करूं। कन्वर्ज मतलब कि अगर मैं कहूं वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं है कि ऐसा ही हो कि ए डॉट बी भी नॉट इक्वल टू 0, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ऐसा होता है लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई एग्जांपल देके बताओ। तो आपने बता दो देना है। देखो ए वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, है ना। ऐसी भी सिचुएशन होती होगी, तो ऐसी सिचुएशन कब होती है भाई? सीधी सीधी परपेंडिकुलर की सिचुएशन होती है। उसका एग्जांपल देके बता दो। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख लो। आप कोई ऐसा वेक्टर लो जैसे कि कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का कैप 3 कैप के, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया। दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं, और ऐसा लेना है कि उसमें इसका, देखो इसका कोफिशिएंट क्या था 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3। ऐसा वेक्टर लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आए। तो मैं क्या लेने वाला हूँ? बहुत सिंपल सा काम करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा कैप आई प्लस का कैप जे और माइनस का कैप के। लो, दो डिफरेंट वेक्टर आपके सामने है और दोनों की मल्टीप्लाई करा लो। ये देखो मैं मल्टीप्लाई करा के दिखाया था, आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू में -1। तो आंसर कितना आएगा? 1 प्लस का 2 माइनस का 3, दिस इज 0। तो ये समझ में आ गया ना? ये बिल्कुल क्लियर है ना कि ए डॉट बी कैसे निकालना? ए डॉट बी ऐसे एक एग्जांपल दे देना। ये एग्जांपल पूछ रहा है आपसे, एक एग्जांपल देके बता दो। ये एग्जांपल हो गया और बस बात खत्म। क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कहता है 14 क्वेश्चन के अंदर कि if either vector a is equal to 0 vector b is equal to 0 then a dot b is equal to 0। इसका मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि वेक्टर a एक 0 वेक्टर है, वेक्टर b भी एक 0 वेक्टर है, तो हमेशा ऐसा होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। लेकिन उसके बाद इसने क्या बोला? उसके बाद इसने बोला है बट कन्वर्ज, इसका अगर उल्टा करें ना ऐसा कि a 0 नहीं b 0 नहीं, तो नीड नॉट बी ट्रू, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब कन्वर्स में मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा a 0 नहीं है b 0 नहीं है। तो ऐसा होता ही है कि b a डॉट b भी 0 नहीं होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो एक एग्जांपल देके बताओ कि ऐसा कब नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा परपेंडिकुलर कंडीशन में नहीं होता, यानी कि जब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तब ऐसा नहीं होता। तो देखो यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर सिचुएशन में है।
देखो ना, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लिखा जिसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन को देख लो एक बार, मैं यहीं पर ही दिखाता हूँ। हालांकि आपके पास एनसीईआरटी है, देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो एनसीईआरटी में देख लेना अगर साफ ना दिखे तो। कहता है ए एंड बी एंड सी आर द ट्रायंगल, और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं 1 2 3, है ना। आपको कहता है रेस्पेक्टिवली फाइंड एंगल एबीसी, एबीसी एंगल निकालना है, एबीसी। ओके, अभी निकालते हैं एबीसी एंगल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है 1 2 एंड 3, बी दे रखा है -1 0 एंड 0, सी दे रखा है 0 1 एंड 2, है ना। देख लेना एक बार, डिजिट्स वगैरह अगर कोई गलत होती हो तो मुझे क्लियर कर देना आप। सॉल्यूशन में आपसे क्या करना है, देखो एंगल ए बी सी निकालना है। तो देखो आप क्या करो, इसका ना ऐसे करके ट्राइंगल बना लो रफ में, इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो, इसका नाम सी रखो। ए बी सी एंगल निकालना है, याद रखना बी एंगल को फाइंड करना है, बी बी मतलब ये एंगल फाइंड करना है। अगर बी एंगल फाइंड करना है तो बी से ए और बी से सी, याद रखने वाली बात यह है कि बी ए और बी सी, यानी कि जिस एंगल को फाइंड करना है वो आपका को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं ध्यान रखना, बात खत्म। इतने में आपको बात समझ में आ जाएगी। बी ए फाइंड करना है, मतलब कि बी इनिशियल है और ए टर्मिनल है, बी इनिशियल है और ए टर्मिनल है। इसको ऐसे में नहीं समझ पाऊंगा, तो ऐसा करता हूं मैं लिख लेता हूं इस बात को ना। तो बी को मैं पहले लिखता हूं, देखो यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं। बी को मैं पहले लिखता हूं -1 0 0, और ए को मैं फिर बाद में लिखता हूं 1 2 3। तो मुझे क्या लिखना है, बी ए, बी ए वैक्टर। तो बी ए में से क्या करेंगे, एक में से -1 को घटाएंगे, देखो एक में से घटाएंगे -1, तो बन जाएगा ये 2। ओके, फिर उसके बाद 2 माइनस का 0 करेंगे तो जे, फिर उसके बाद 3 माइनस का 0 करेंगे तो के। तो फाइनली आ जाएगा 2 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के, एंड दिस इज बी ए। ओके, ऐसे ही मुझे निकालना है, अब की बार बी ए निकाला था ना, अब की बार बी सी निकालना है, बी सी। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इधर निकालता हूँ बी सी। तो बी पहले लिख ले, बी सी का मतलब क्या हो गया, बी मैं पहले लिख रहा हूँ, बी क्या लिख रहा हूँ मेरे पास, बी सी है ना। तो बी लिखूंगा मैं यहाँ पर माइनस का 1 0 0, और सी लिखूंगा मैं यहाँ पर 0 1 और 2, है ना। और अब मुझे निकालना है बी सी वैक्टर, बी सी, बी सी मतलब कि इसमें से सी में से बी को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, प्लस का 1 आ जाएगा और उसके बाद प्लस का जे आ जाएगा और उसके बाद प्लस का 2 के आ जाएगा। ओके, ये दो वेक्टर्स मुझे मिल गए। कौन कौन से वेक्टर्स मिल गए, मुझे मिल गए हैं बी ए वैक्टर, मुझे मिल गया है बी सी वैक्टर। ओके, मुझे निकालना है कॉस एंगल ए बी सी, ए बी सी। तो अगर मैं ए बी सी को एंगल थीटा का नाम दे दूं तो मुझे निकालना है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए डॉट बी सी अपॉन में बी ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी सी का मैग्नीट्यूड। ओके, बात समझ में आ जाती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो पहले हम डॉट प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो बी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ क्या होता है, आई के साथ कॉफिशिएंट जो होते हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, देन उसके बाद 2 इंटू 1 जे का कॉफिशिएंट, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 के का कॉफिशिएंट। तो आ जाएगा आपके पास बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 3 टू 6। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 10। दिस इज बी ए डॉट बी सी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसका क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है इसका यही निकाल देता हूं मैं, रूट, यानी कि बी ए का मैग्नीट्यूड। तो बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 17 आ जाना चाहिए, कैसे गलत हो गया है, तो चेक करते हैं एक बार। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 13 और 4 17 ही होते हैं भाई, होना नहीं चाहिए था वैसे ये। चलो, रूट ऑफ कितना हो जाएगा 17। दूसरे में क्या आ जाएगा बीसी, बीसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लेना भाई इसका, कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2 दूनी 4 5 6, ये बीसी आ गया। अब इन सबको मेरे को एंगल रखना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर तो 10 आएगा,
हाँ जी, हाँ जी, बोलते जाओ। एक बार बी ए को देखो, यहाँ पर ये देखो बी ए, ये रहा, तो बी ए तो 3 ही दिख रहा है मुझे, है ना, तो 3 का स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बार आंसर मैच करना जरा, बताना मुझे, क्या कॉस इनवर्स 10 अपॉन में कितना होता है, 17 पंजे 85 और 17 छके कितना होता है, जल्दी से बताओ। 7 छक 42 का 2 हासिल के 4, 7 4 का 102। क्या ये आंसर आ रहा है? आंसर चेक करके बताओ, मेरे पास आंसर नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एंगल कैसे निकालना ना, आसान क्वेश्चन था। जल्दी से देख लो आप 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखो 16वां क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिख रहा है ना आपको 16वां क्वेश्चन, क्या कहता है, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। तो कोलिनियर कैसे निकालेंगे हम, देखिए हम कैसे करेंगे किसी पॉइंट को कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 16, आपको ए पॉइंट दे रखा है, और ए पॉइंट क्या दे रखा है, 1 2 7। बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है 2 6 3। सी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है 3 10 और माइनस का 1। ओके, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये कहता है कोलिनियर, तो कोलिनियर तो बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ए बी वैक्टर निकालूंगा, ए बी वैक्टर, है ना। ए बी वैक्टर में क्या करूंगा, इसमें से इसे घटा दूंगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 3 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ओके, फिर बीसी वैक्टर निकालना है, तो बीसी वैक्टर में क्या करना है, इसमें से घटाएंगे, देखो 3 में से 2 गया तो 1 ही बचेगा, 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपके पास प्लस का 4, और -1 और माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 4। तो आप देखोगे ए बी वैक्टर और बीसी वैक्टर तो प्रोपोर्शनल है ना। सो ए बी vector AB and vector BC are proportional. It is parallel. It is collinear. क्या होगा, collinear. क्यों collinear होगा, because B is the common point in AB and BC vector. देखो भाई मैं बता देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये अगर ये दोनों के दोनों, ये ए बी वैक्टर है ना, और ये बीसी वैक्टर है, अगर ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब एक ही रेशो में, एक ही रेशो में कैसे मतलब मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आई के साथ क्या लिखा है 1, यहाँ पर जे के साथ क्या लिखा है 4, यहाँ पर के के साथ क्या लिखा है -4, यहाँ पर आई के साथ 1, यहाँ जे के साथ 4, यहाँ पर -4। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल मतलब 1/1 बराबर है 4/4 बराबर है -4/-4। फिलहाल तो ये इक्वल दिख रहा है, तो ये भी रेशो है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता तो मेन एक रेशो में भी होता ना, तो हम उसे कहते हैं क्या है, वो पैरेलल है, दिस इज पैरेलल, ए बी बीसी के पैरेलल। लेकिन बी तो दोनों में कॉमन है, अगर बी कॉमन है तो ये पैरेलल सिचुएशन कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, देखो ये होगा ए बी और ये होगा बी सी, तो यानी कि एक ही लाइन होगी, यानी कि कोलिनियर होगा वो, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रोपोर्शनल फॉर्म होती है वेक्टर में और वो भी अगर कॉमन पॉइंट के साथ है, तो इसका मतलब उसे क्या बोल देते हैं, हम कोलिनियर बोल देते हैं। सिंपल है, आपको दो वेक्टर्स निकालने हैं, प्रोपोर्शनल है, आपको कोलिनियर बता देना, यही आपसे पूछ रहा था। 17 और 18 क्वेश्चन भी और देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देखो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी में देखना है 17 क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। कहता है शो दैट द वेक्टर, वेक्टर ए दे रखा है आपको, और वो दे रखा है 2 कैप आई माइनस का कैप जे प्लस का कैप के। वेक्टर बी दे रखा है आपको, वो दे रखा है कैप आई माइनस का 3 कैप जे एंड माइनस का 5 कैप के। उसके बाद वेक्टर सी दे रखा है आपको, और वो दे रखा है 3 कैप आई माइनस का 4 कैप जे एंड देन माइनस का 4 कैप के। ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। कहता है ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी कि एक राइट एंगल बनाते हैं। ये आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। अब मुझे नहीं पता वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर बी कौन सा है, वेक्टर सी कौन सा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है राइट एंगल की कंडीशन क्या होती है। मैं इनका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ और उसका स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट से कट जाएगा ना ये स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और देखो कैसे लगा रहा हूँ मैं, और स्क्वायर भी कर रहा हूँ ना। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है भाई, आई के साथ जो संख्या उसका स्क्वायर कर दो,
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 1 1, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, फाइनली 6 आ जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कट गया। फिर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 10 एंड 35 आएगा आई थिंक, 25 10 35, ठीक है ना। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद भी होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9, 9 प्लस का 16 प्लस का 16, 32 प्लस का 9 कितना होता है, ये होता है आपके पास 41 41। अब देखो जरा इन दोनों का सम करेंगे तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, साफ साफ दिख रहा आ रहा है। लिखेंगे हेंस हेंस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताओ, नहीं ऑब्जेक्शन है तो आगे बढ़ जाते हैं 18 क्वेश्चन के पास। 18 क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है देख लेते, वही कर लेते हैं इसे क्वेश्चन को, तो सीधा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, 18 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आज की क्लास एंड हो जाएगी, ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को भी समझ लेना, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था क्या होता है, ठीक है ना, बट आप फिर भी समझ लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या कहता है। यहां पर कहता है क्वेश्चन में कि इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ओके, वेक्टर ए जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर नहीं है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है। ओके, कहता है लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर यानी कि लैम्डा जो है वो जीरो नहीं है। ओके, एंड लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा और ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड एक है। इतनी बातें इसने दी है, ये सारी बातें इसने दी है, मैंने एक एक करके लाइन वाइज लाइन वर्ड वाइज वर्ड आपको मैंने क्या सिखाया, आपको बताया कि क्या क्या चीज दी है, उसे मैंने मैथ्स में लिखा है, ये बात याद रखना, ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या क्या बोला मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कहता है वेक्टर ए जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब कि मैंने ये लाइन लिख दी, वेक्टर ए जीरो नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, ये मैंने लिख दिया देखो ए है। फिर लैम्डा जो है एक नॉन जीरो स्केलर है, चलो जी ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है देखो। उसके बाद ये लैम्डा जो है और ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, इतनी बातें लिख दी। कहता है इनमें से बताओ ऑप्शन क्या है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। भाई लैम्डा का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है और वो ए दे रखा है। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल करना है, आपको कुछ काम ही नहीं करना है, ए बराबर में ये लैम्डा बटे में आ जाएगा 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, चेक कर सकते हो, आंसर आ चुका है। और ये टॉपिक भी फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है, अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी।